सो देखो, एक स्टार्टर अब अभी तक ना इतना मतलब स्टार्टर पढ़ के तुम लोग को लग गया होगा कि यार एक तो हम लोग खुद ही जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, स्टार्टर में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, है ना। तो अब उसको जस्ट दही को इमेजिन करो, तुम्हें जब कुछ नहीं याद आया ना तो दही का इमेजिन करो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग दही खाते हैं, है ना। दही का एक प्रॉपर मतलब एसिडिटी होता है कि भाई इतना मतलब इतना हल्का सा खट्टा, या मतलब इतना खट्टा होना चाहिए और इतना मीठा होना चाहिए, ये सब हम लोग जज करते हैं ना। तो कहते हैं भाई दही खट्टा हो गया, या बहुत अच्छा अगर दही रहता है तो कहते हैं यार दही बड़ा टेस्टी है ना। तो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम दही खा रहे हैं और हमें लग रहा है कि यार दूध ही पी रहे हैं, यार इससे तो अच्छा हम लोग फटा हुआ दूध ही पी लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो बस तुम दही को इमेजिन करो कि क्या क्या उसमें डिफेक्ट्स हो सकता है। अगर हम लोग दही खा रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें वो प्रॉपर जो एक खट्टापन, एक दही का जो एक अपना एक फ्लेवर होता है वो नहीं आए। तो हम लोग कहेंगे कि यार ये ना इसमें एसिड प्रोडक्शन इनसफिशिएंट है ना। मतलब कि जितना इनसफिशिएंट इसमें जितना एसिड होना चाहिए उतना एसिड नहीं है, मतलब कि दही जो है वो ठीक से जमा नहीं है ना। दूसरा हो सकता है कि इनसफिशिएंट फ्लेवर प्रोडक्शन, कई बार दही का एक टिपिकल उसका एक एरोमा होता है, जो कि तुम खुशबू भी लोगे तो दही का एक अलग सा खुशबू आता है, और जब तुम खाओगे तो दही मतलब समथिंग डिफरेंट लगता है, दूध से तो बिल्कुल ही डिफरेंट लगता है। तो फिर बोलोगे कि यार एक इसमें ना एक फ्लेवर जो आना चाहिए वो नहीं आए, कई बार एकदम बिल्कुल फ्लैट तुम्हारा जो है वो दही बन जाता है। तो दूसरा जो हमारा स्टार्टर का क्या डिफेक्ट हो सकता है कि इनसफिशिएंट फ्लेवर प्रोडक्शन करे। डिफेक्ट्स इन फ्लेवर मतलब तुम आना चाहिए दही का फ्लेवर, आना चाहिए हमें चीज़ का फ्लेवर, तो आ रहा है कुछ और का फ्लेवर, तो वो भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो अनदर जो तुम्हारा स्टार्टर के साथ डिफेक्ट्स है वो डिफेक्ट्स इन फ्लेवर। बॉडी एंड टेक्सचर डिफेक्ट, कई बार जब हम लोग दही के साथ ही देखते हैं कि ज़्यादा पानी छोड़ दिया है ना, तो फिर कहते हैं यार ये ना बड़ा फ्लोई सा हो गया। मतलब हम लोग दही को कैसे कहते हैं कि यार काटो और उसको अगर दीवार पे मारो तो दीवार से वो गिरे नहीं, है ना। तो क्या है वो उसका बॉडी एंड टेक्सचर है कि एकदम उसका स्मूथ सा, मतलब कट करे तो बिल्कुल एकदम कट जाए, ऐसा उसका जो ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल दही जो है वो टूट जाए, मतलब एक सिरे से तुम काटो तो एक सिरे से कटे, है ना। सो दैट इज द बॉडी एंड टेक्सचर डिफेक्ट। सो दीज आर द वेरियस डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द स्टार्टर। अब क्या क्या हो सकता है कि भाई जो पहला जो डिफेक्ट्स है कि इनसफिशिएंट एसिड प्रोडक्शन हो या नॉन एसिड कर्ड है, तो इसमें क्या मतलब कि क्या रीजन हो सकता है। तो पहला तो हो सकता है कि जो तुम स्टार्टर लाए हो उसका जो वायबिलिटी है वो ख़त्म हो गया हो, है ना। तुम स्टार्टर कहीं से खरीद के लाओ, या तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में ही वो लंबा टाइम लग गया जिसके कारण स्टार्टर जो है वो ख़राब हो गया हो, या काफ़ी दिन तक वो मतलब फ्रीजिंग कंडीशन में रहने के कारण अपनी वाइटिलिटी जो है वो लॉस कर गया हो। So the first reason may be spontaneous loss of vitality inherent in starter cell, है ना। अब इसका कई वजह हो सकता है कि या तो स्ट्रेन का वेरिएशन, जैसे तुम्हें पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कई तरह के म्यूटेशंस या उनका जेनेटिक जो स्टेबल नहीं होता, उनकी जेनेटिक्स जो है वो चेंज होती रहती है। सो दिस मे बी द रीजन फॉर द लॉस ऑफ वाइटलिटी इन द स्टार्टर सेल, है ना। व्हाट विल बी द रीजन, या तो स्ट्रेन वेरिएशन आए या जेनेटिक स्टेबिलिटी आए, और वो क्यों आती है, कई बार उसके प्लाज्मिड जो है वो लॉस कर जाते हैं, या कई बार उसके लैक प्लाज्मिड जो है वो लॉस कर जाते हैं। सो दीज आर द वेरियस रीजन फॉर स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाइटलिटी इन द स्टार्टर कल्चर। या कई वजहों का अनकंट्रोल प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। मिसमैनेजमेंट हो सकता है, मतलब कि तुमने क्या किया कि फ्रिक्वेंट उसकी सब कल्चरिंग कर दी, जैसे तुम्हें पहले भी बताया जा चुका, कल की क्लास में डिस्कशन हो चुका है कि कई बार जब तुम कल्चर करोगे तो उसका प्लाज्मिड जो है वो लॉस हो सकता है ना। या तुमने मीडिया जो है वो अच्छा यूज़ नहीं किया हो, मीडिया में कुछ कॉन्टामिनेशन हो, या तुमने कुछ जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो देना चाहिए वो इंक्यूबेशन टेम्परेचर तुमने गलत कर दिया। कोई भी ऐसे रीज़न हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मिल्क में ही कोई जो सिस्टम होता है, जो उसके एलपी सिस्टम या लाइसोजाइम या लैक्टोफेरिन वगैरह होते हैं, वो स्टार्टर कल्चर की एक्टिविटी को ये करते हैं, क्योंकि ये जो एंटी माइक्रोबियल सिस्टम है ये अल्टीमेटली किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने नहीं देते। तो जनरली जो तुम्हारा स्टार्टर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जब तुम उसको मिल्क में डालते हो तो मिल्क का जो इनहेरेंट जो एलपी सिस्टम है या जो भी उसका इनहेरेंट एंटी माइक्रोबियल सिस्टम है वो स्टार्टर कल्चर को कई बार ग्रो होने नहीं देता। या तुमने मिल्क
एबनॉर्मल क्वालिटी का यूज़ किया। कई बार जैसे जानवरों में मेस्टाइटिस एंड ये सब होते हैं, या जैसे कि कई बार कोलेस्ट्रॉल मिल्क होता है, उसका मिल्क में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, या लेट लैक्टेशन मिल्क या साइलेज मिल्क है ना, मिल्क में साइलेज वगैरह हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो तुम्हारा स्टार्टर कल्चर का जो एक्टिविटी है वो लॉस हो सकता है या स्लो हो सकता है, या तुमने जो प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड मिल्क का जो मेथड्स है वो चेंज कर दिया हो। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनसफिशिएंट और नॉन एसिड कर्ड प्रोडक्शन और नॉन एसिड प्रोडक्शन इन द स्टार्टर कल्चर। अब कहता है कि और भी अनदर रीजन्स हो सकते हैं, है ना, जो स्टार्टर कल्चर को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। मिल्क में कई बार एंटीबायोटिक रेजिड्यू हो, बैक्टीरियोफाज हो, डिटर्जेंट्स हो, सैनिटाइजर हो, या इनहिबिटरी बैक्टीरिया हो। ऑलरेडी पहले वाले स्लाइड में भी हो सकता है, और उसमें नेचुरल एंटीबायोटिक या मिल्क में एक्सेसिव एरिएशन हो। अब कहता है कि कुछ जो है वो मतलब कि इनहिबिटर्स ऑफ स्टार्टर कल्चर, जैसे एंटीबायोटिक्स। क्या ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि मिल्क में जो स्टार्टर कल्चर है वो उसके लिए इनएक्टिव हो सकते हैं? तो मतलब कि कई, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को छोड़ के, है ना, जो भी उसमें अदर बैक्टीरिया होगा दैट विल बी द कंटामिनेंट्स फॉर द मिल्क और स्टार्टर कल्चर, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कई बार एल तो हमारा डिज़ायरेबल है, हम लोग कुछ जो है वो कुछ जैसे उसमें कॉलीफॉर्म वगैरह है, या माइक्रोकोकाई है, माइक्रोबैक्टीरियम है, इन सब को मारने के लिए हम लोग कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, क्योंकि जो कॉलीफॉर्म है वो क्या करेगा, एसिड गैसेस एंड अल्कोहल वगैरह बनाता है ना। और इसी तरह क्लोस्ट्राइडियम स्पीसीज है, इन सबको किल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह डालते हैं। सो ये एंटीबायोटिक्स जो है ना, ये इनहिबिटर्स हो सकता है फॉर द स्टार्टर कल्चर्स के लिए। अब प्लीज नोट दैट द इनसफिशिएंट हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क विल स्टिल लीव द मिल्क स्पॉइलेज इफ द हीट डिस्ट्रॉय ऑल। कह रहा है कि अगर मान लीजिए कई बार हम लोग हीट जो ट्रीटमेंट देते हैं मिल्क को, वो हम लोग इनसफिशिएंट हीट देते हैं। तो ये जो इनसफिशिएंट हीट देते हैं, ये क्लोस्ट्राइडियम एंड बैसिलस, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि तुम्हारा हाई टेम्परेचर पे भी स्पोर फॉर्म में रहता है ना। तो हमने क्या किया कि वेजिटेटिव फॉर्म को तो हमने किल कर दिया, लेकिन जो उसके एंडोस्पोरिक फॉर्म है वो स्टिल रह जाते हैं, और वो जो है वो स्पोर जर्मिनेट करके तुम्हारा ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन, मतलब कि जो तुम्हारा जो डिज़ायरेबल फर्मेंटेशन है, जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चाहिए, ये क्लोस्ट्राइडियम बोट्युलिनम जो है वो ब्यूट्रिक एसिड फर्मेंटेशन कॉज कर देता है। इसी तरह तुम्हारा बैक्टीरियोफाज, जैसे कि बार बार इस बात को बोला जा रहा है कि जो बैक्टीरियोफाज है वो बैक्टीरिया को अटैक करता है एंड स्टार्टर कल्चर को डिस्ट्रॉय करता है। और ये मतलब कि द लैक्टिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड लैक्टोकोकाई लैक्टोबैसिलाई आर मोस्ट वल्नरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ये जो दो तुम्हारा कल्चर है, जो कि तुम्हारा स्टार्टर कल्चर का दो मेन इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये दो जो कल्चर है ये हाईली वल्नरेबल होता है टू द बैक्टीरियोफाज के लिए। ठीक है, इधर जाइए, मैं आ रही हूँ, जाइए पैंट पहनिए। अब इनको हम कैसे बैक्टीरियोफाज से स्टार्टर कल्चर को बचा सकते हैं? हमें क्या करना होगा, स्टार्टर कल्चर को बिल्कुल ही एसेप्टिक कंडीशन में स्टार्ट करना होगा, बिल्कुल एसेप्टिकली हमको हैंडल करना होगा। उसकी प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट देनी होगी, यानी कि हमारा प्रॉपर टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन रखना होगा, जिससे कि जो भी मिल्क में वायरस है वो किल हो जाए। अदर जो है वो कह रहा है कि डेली रोटेशन ऑफ फाज रजिस्टर्ड स्ट्रेंस, कह रहा है कि हम जो जो मतलब कि स्ट्रेंस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्टार्टर कल्चर के जो हम लोग स्ट्रेन यूज करके उसको हम लोग डेली अगर रोटेट करें, है ना, जो कि फाज रेजिस्टेंट स्ट्रेन है ना, तो उससे कुछ हद तक हम बैक्टीरियोफाज के इफेक्ट्स को बचा सकते हैं। जो तुम्हारा स्टार्टर रूम है उसमें इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रखो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखो, है ना। स्टार्टर रूम को प्रोडक्शन एरिया से बहुत दूर रखो। जो पर्सनल है, स्पेशली दोज फ्रॉम चीज रूम शुड नॉट एंटर द स्टार्टर रूम। पर्सनल स्पेशली दोज फ्रॉम चीज रूम शुड नॉट एंटर द स्टार्टर रूम। मतलब जो चीज़ रूम से आ रहे हैं उनको
मतलब कि खासकर स्टार्टर में एंटर नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि चीज़ से कई तरह की हमें कॉन्टामिनेंट्स आ सकते हैं, चीज़ें जो बैक्टीरियोफाज वगैरह के जो वो जो भी पर्सन है उसके थ्रू हमारा स्टार्टर रूम में आ सकते हैं, है ना। और स्टार्टर कल्चर को हम लोग वैसे मतलब मीडिया में प्रोपिगेट करें जो कि फाज इनहिबिटरी हो, या हम लोग उस स्ट्रेन को यूज़ करें जो कि फाज स्ट्रेन हो। और जनरली अगर हम लोग मिक्स स्ट्रेन स्टार्टर कल्चर यूज़ करते हैं तो बैक्टीरियोफाज के इफेक्ट से कुछ बचा जा सकता है, क्योंकि देखो मिक्स स्ट्रेन स्टार्टर कल्चर में क्या होता है, मान लीजिए कि तुमने 2-3 स्ट्रेन यूज किया स्टार्टर कल्चर के लिए, तो सपोज करो कि एक स्ट्रेन जो है वो बैक्टीरियोफाज से चला गया, मतलब एक स्ट्रेन पे बैक्टीरियोफाज ने इफेक्ट कर दिया और उसको ख़त्म कर दिया, फिर भी तुम्हारा जो मतलब कि दूसरा जो स्ट्रेन है वो स्टिल एक्टिव रहेगा और तुम्हारे स्टार्टर कंप्लीट जो फेलियर है स्टार्टर को उससे वो बचा सकता है। इसी तरह कुछ डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो कि तुम यूज़ करते हो फॉर द सैनिटाइजेशन ऑफ डेयरी एंड मतलब कि इंडस्ट्री के लिए, डेयरी प्लांट्स के लिए, वो भी कई बार कंटामिनेशन कर सकते हैं। किशु किशु देखो एक बार कौन, अच्छा एक मिनट, मास्क लगा के खुला करो ना। The residue of this compound, alkyne detergent, chlorine-based material, iodophor, quaternary ammonium combined, and ampholyte do affect the activity of starter culture। कई तरह के जो alkyne detergents होते हैं, साइन कर दो, हाथ सैनिटाइज कर लेना। The residue of this compound, alkyne detergent, chlorine-based material, iodophor, quaternary ammonium compounds, and ampholyte to affect the activity of starter culture, क्योंकि इन सब का हम लोग जनरली यूज करते हैं फॉर द सैनिटाइजेशन ऑफ डेयरी प्लांट। योगर्ट कल्चर आर मोर टॉलरेंट टू एक्टिविटीज ऑफ दिस रेडिड्यू एट द इनहिबिटरी लेवल of culture compound contamination of starter milk with this compound is majorly due to human error। these are the various, ये सब तुम्हारा डिटर्जेंट एंड डिसइंफेक्टेंट्स है जो कि तुम्हारे स्टार्टर कल्चर के इनहिबिटर्स हो सकते हैं। कई तरह के जो तुम्हारे नेचुरल एंटीबॉडीज होते हैं सच एज लेक्टिन्स, एग्लूटिनिन्स, है ना, जो कि तुम्हारे ऑलरेडी मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, वो भी तुम्हारे स्टार्टर कल्चर के ग्रोथ को हैम्पर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज हैं हीट सेंसिटिव होते हैं एंड हीट ट्रीटमेंट ऑफ वर्क स्टार्टर मिल्क इंश्योर देयर डिस्ट्रक्शन। अगर हम अच्छे से मिल्क को ट्रीट करें हीट ट्रीटमेंट में तो ये सारे एंटीबॉडीज जो हैं वो स्टार्टर कल्चर से जा सकते हैं। इसी तरह तुम्हारा जो मेस्टाइटिस मिल्क होता है, मेस्टाइटिस मिल्क में ल्यूकोसाइट्स, आगे पढ़ोगे तो मेस्टाइटिस मिल्क में सोमेटिक सेल्स एंड ये सब जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनका अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि तुम्हारा स्टार्टर कल्चर की फाइटोसाइटोसिस कर सकता है, मतलब स्टार्टर कल्चर के बैक्टीरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। Thiocyanate present in late lactation milk may also inhibit the growth of starter. Heating of starter result in no significant improvement of the input। वेसिकल्स की वजह से अगर मान लीजिए जिस मिल्क में तुम्हारा थायोसाइनेट प्रेजेंट होता है उसको अगर तुम हीट भी करोगे तो उसमें तुम्हें प्रोडक्ट में कोई खास फर्क नहीं आएगा। अब कई तरह के जो इन्वायरमेंटल तुम्हारे जो फैक्टर्स हैं, है ना, जैसे फैक्ट मतलब कि जो पॉल्यूटेंट कंपाउंड्स हैं, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स लाइक तुम्हारा फैटी एसिड, फॉर्मिक एसिड, दीज दीज आर आल्सो इनहिबिटरी फॉर द स्टार्टर कल्चर। अब इनसफिशिएंट फ्लेवर प्रोडक्शन का क्या है, फ्लेवर प्रोडक्शन का ये है कि अगर तुम्हारा एसिड प्रोडक्शन इम्प्रॉपर हुआ, क्योंकि जो तुम्हारा फ्लेवर प्रोडक्शन है वो अल्टीमेटली जो जो स्टार्टर जो मिल्क है जब तुम स्टार्टर कल्चर उसमें डालते हो तो एसिड प्रोडक्शन के साथ ही हमारा फ्लेवर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि तुम देखोगे कि जो स्ट्रेन है ल्यूकोसाइट्स वो एसिड के साथ साथ फ्लेवर का भी प्रोडक्शन होता है। जब जब एक सफिशिएंट एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है तभी फ्लेवर का प्रोडक्शन होता है। अगर एसिड का प्रोडक्शन ढंग से नहीं हुआ तो फ्लेवर का प्रोडक्शन भी नहीं होता है। कई बार क्या करते हैं हम लोग मिल्क में उसको मतलब कि प्रिजर्व करने के लिए कई बार हम लोग सिट्रेट आयन वगैरह डालते हैं, या मतलब कि अगर मिल्क में अगर सिट्रेट आयन अगर कम रहता है तो भी हमारा इनसफिशिएंट, क्योंकि ये सिट्रेट आयन जो है वो अल्टीमेटली फ्लेवर प्रोडक्शन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो कई बार अगर सिट्रेट का कंसनट्रेशन उसमें कम रहता है तो मिल्क में फ्लेवर का प्रोडक्शन नहीं होता है। Milk containing high gram-negative organism that reduce diacetyl content by producing diacetyl reductase, ये जो
जो मिल्क में जो कंटामिनेंट्स होते हैं ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये उनमें डाई एसिटाइल रिडक्टेज होते हैं और ये डाई एसिटाइल जो है वो तुम्हारा डाई एसिटाइल को ब्रेक करता है। डाई एसिटाइल रिडक्टेज एंजाइम होता है जो कि तुम्हारे डाई एसिटाइल जो कि फ्लेवर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसी फ्लेवर प्रोडक्शन को ये जो कंटामिनेंट्स है ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया उसको वो अफेक्ट करता है। अब क्या क्या फ्लेवर आ सकता है, क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक नॉर्मल जो एक, जैसे हम दही की बात करें तो दही का एक अपना एक फ्लेवर होता है, लेकिन कई बार उसमें अगर तुम्हें मिट्टी की स्मेल आने लगे या फ्रूट का स्मेल आने लगे या उसमें मेटालिक फ्लेवर आने, तो कहेंगे कि ये जो है वो हमारा डिफेक्टिव फ्लेवर है, क्योंकि जो उसका ओरिजिनल फ्लेवर है वो नहीं आ पा रहा है। तो क्या क्या, एक तो सार्प एसिड टेस्ट, कई बार हम लोग खाते हैं और हमें बहुत लगता है कि यार ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो गया है ना। तो अगर सार्प एसिड टेस्ट इसलिए आता है कि अगर हमने स्टार्टर कल्चर को हाई टेम्परेचर पे इंकोर्पोरेट कर लिया या उसको हम लोग बहुत लंबे टाइम तक हमने छोड़ दिया है ना, अगर 2 से 4 घंटे में वो जम जाता है और हमने उसको फर्मेंटेशन के लिए लगभग 10 घंटे तक अगर उसको हमने छोड़ दिया और उसको हमने प्रॉपर लो टेम्परेचर पे नहीं रखा, तो हो सकता है कि उसकी एसिड का मान जो है वो काफ़ी बढ़ जाए, उसमें सार्प एसिड टेस्ट है। मल्टी फ्लेवर, कई तरह के कंटामिनेंट जैसे लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज जो वेराइटी मल्टीजेंस है, ये सब जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है कि मल्टी फ्लेवर किस वेराइटी के काम आता है। तो लैक्टोकोकस लैक्टिक सब स्पीसीज वेराइटी मल्टी जेंस के कारण। इसी तरह मेटालिक फ्लेवर किसके कारण होता है, मेटालिक फ्लेवर मतलब मेटल लाइक फ्लेवर आएगा, तो ये तुम्हारा ग्रोथ ऑफ ल्यूकोनोस्टर के कारण होगा। ग्रीन फ्लेवर किसके कारण आएगा, जो ग्रीन फ्लेवर है मतलब कि जब ल्यूकोनोस्टर का डेवलपमेंट जो है वो कम आए, है ना, क्योंकि ल्यूकोनोस्टर जो है वो तुम्हारे फ्लेवर डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर ल्यूकोनोस्टर का तुम्हारा डेवलपमेंट कम होगा तो ग्रीन फ्लेवर उसमें आएंगे। या तुमने अगर रिपीटेड ट्रांसफ़र कर दिया कल्चर का तब। फ्लैट यानी कि एकदम मतलब लगेगा कि यार ना इसमें कुछ एरोमा आ रहा है ना कुछ उसमें कुछ टेस्ट आ रहा है ना। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सिट्रेट अगर प्रेजेंट होगा मिल्क में और अंडर डेवलपमेंट ऑफ एरोमा कल्चर। बिटरनेस, कई बार मतलब कि बिटर टेस्ट आता है, बिटर टेस्ट इसलिए आता है कि तुम नॉर्मल भी तुम अगर बाहर दही को रख दो कई दिनों तक फ्रिज में ही रख दो और उसके बाद तुम मतलब 2-4 दिन के बाद खाओ, तो तुम देखोगे कि थोड़ा ना उसमें कड़वापन आने लगा। कड़वापन इसलिए आने लगता है कि उसमें कई तरह के प्रोटीलिटिक कंटामिनेंट्स जन्म देते हैं और वो प्रोटीलिटिक कंटामिनेंट जो है वो मिल्क के प्रोटीन को ब्रेक करके और सल्फर और अमीनो एसिड्स कंपाउंड को रिलीज करते हैं और यही अमीनो एसिड एंड सल्फर जो है वो बिटरनेस प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द वेरियस डिफेक्ट्स इन फ्लेवर इन द स्टार्टर कल्चर। इसी तरह कई तरह के बॉडी एंड टेक्सचर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कई बार हार्ड एंड लम्पी हो सकते हैं, वीक बॉडी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी तुम्हारा निकल जाए या उसमें तुमने कई तरह के कंटामिनेंट्स आ जाए जिससे कि उसमें रॉपिनेस आ जाए। रॉपिनेस जो है वो एल्कलीजन डिस्कोलैक्टिस और ल्यूकोनोस्टिक स्पीसीज से होता है। या कई बार कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होने लगता है, ये भी कई तरह के कंटामिनेंट्स के कारण होता है। सो दीज आर द बॉडी एंड टेक्सचर डिफेक्ट्स ऑफ स्टार्टर। अब इन सब का एक मतलब कि यही है, एक क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन यही हो सकता है कि अगर प्रोडक्शन में तुमने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए तुमने एबनॉर्मल मिल्क यूज़ किया, पुअर क्वालिटी का स्टार्टर कल्चर यूज़ किया, तुमने जो स्टेंसिल एंड इक्विपमेंट जो है वो तुमने अनहाइजीनिक यूज़ किया, मिल्क को अगर तुमने अच्छे से हीट ट्रीटमेंट नहीं दिया और जो ऐसे पर्सन से तुमने अनहेल्दी पर्सन से उसकी हैंडलिंग कराई, उसके मतलब जो पैकेजिंग मटेरियल को क्लीन नहीं किया और स्टरलाइज नहीं किया, इन प्रॉपर उसके स्टोरेज कंडीशन एंड टेम्परेचर रखे, तो ये सारे डिफेक्ट जो है वो हमारे स्टार्टर किचन में आ सकते हैं। अब बताओ इसमें कुछ है ऐसा जानने लायक बात? सो गए तुम लोग क्या? नहीं मैम। अब बताओ अभी ये 2 चैप्टर 2 जो तुम्हारा लेक्चर है इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये तो बहुत ही सिंपल चैप्टर था क्योंकि तुमको भेज देंगे अभी भी, और इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। पूछो या क्लियर है सबको? बोलो। क्लियर है मैम, डिफेक्ट सब क्लियर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारा तुम्हारा पीपीटी
पीपीटी बनाया हुआ है, एक एक लैंग्वेज सिंपल है इसमें और चैप्टर भी बहुत ही सिंपल है तुम्हारा। लेकिन रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। हाँ रिवीजन तो करवाएंगे क्योंकि क्वेश्चन भी साथ के साथ हम देते रहेंगे तुम लोग का। कई बार क्विज भी हम लेंगे, मिड तो खैर होगा ही, लेकिन क्विज भी लेंगे हम, छोटा छोटा क्वेश्चन हर चैप्टर से तो पूछेंगे। इसी में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा कितना तैयारी है ना। तो खत्म करें क्लास। ठीक है।